हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फटाफट से रफ कॉपी और पेन साथ लेके बैठो। वही रफ कॉपी लेके बैठना जिसमें आपने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज का काम किया है, और उनके वीडियोस अगर अभी तक पेंडिंग है तो उनको भी जल्दी कवर अप करना। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए रफ कॉपी और पेन साथ लेके बैठो, क्वेश्चन को पढ़ो, उसे वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो और चेक करो कि आपका ऑप्शन सही है या गलत। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ के। क्या करना है अपने को? के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है देयर इज नो सोल्यूशन। देखो, तीन तरीके की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। जब लाइंस का ग्राफ इस तरीके से बनता है वो इंटरसेक्टिंग होती है, ऐसे बनता है तो वो पैरेलल होती है, और लाइंस अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो कोइंसिडेंट होती है। यहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। यहां पे बहुत सारे सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। यानी कि कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक करे या बहुत सारे करे। यहां पैरेलल लाइंस में देयर इज नो सोल्यूशन, इस सिचुएशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है कि जो लाइंस है वो क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन का रूल अप्लाई करके मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना? तो इनकंसिस्टेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब होता है देयर इज नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब लाइंस आर पैरेलल, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल इट इम्प्लाइज, अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब हुआ a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये रूल होता है। अब जो आपकी पहली इक्वेशन है उसमें x के कोएफिशिएंट को आप क्या बोलोगे? a1। x के कोएफिशिएंट को a1, y के कोएफिशिएंट को b1, कांस्टेंट को c1। फिर x के कोएफिशिएंट को a2, y के कोएफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट को c2 बोलोगे। ठीक है, यहां तक करें इसको यूज। a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ठीक है, अब इस वाली चीज को तो आप भूल जाओ क्योंकि ये तो नॉट इक्वल का केस है, इसको तो रहने दो। सिर्फ इन दोनों को देखो, 1/5 इज इक्वल्स टू 2/k इज इक्वल टू 2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे क्या? 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है? डी, बिकॉज द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट यानी कि पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के। फिर से के की वैल्यू निकालनी है। इफ द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन, ये तो सेम टाइप हो गई। नो सोल्यूशन का फिर से वही रूल लिखेंगे, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। यही लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। x y के कोएफिशिएंट्स a और b से डिनोट होते हैं और कांस्टेंट को c से डिनोट करते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फिर से अपन इसको भूल जाएंगे, इसका कोई काम नहीं है। इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 2। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी है। नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नो सोल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो लाइंस है ये क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दे विल नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, हेंस अपने पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। देयर इज नो वैल्यू फॉर x एंड y। ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 डिजिट नंबर which becomes 5/6 of itself
व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है, डिफरेंस इन डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1 देन द 2 डिजिट नंबर इज, ये फाइंड करो। एक काम करते हैं, टेंस के डिजिट को लेते हैं x और यूनिट्स को डिजिट को लेते हैं y। तो इस हिसाब से जो मेरा 2 डिजिट नंबर है वो बनेगा 10x प्लस y, और जो मेरा रिवर्स नंबर है वो बनेगा 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y और रिवर्स नंबर हो गया 10y प्लस x। क्वेश्चन में क्या बोला? 2 डिजिट नंबर विच बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर्स नंबर है वो 5/6 टाइम्स है किसका? ओरिजिनल नंबर का। रिवर्स नंबर इज 5/6 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स 10x प्लस y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60y प्लस 6x, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू 50x प्लस 5y। तो ये हो गया हमारा 55y इज इक्वल्स टू 44x, 11 से काट दो, 5y इज इक्वल टू 4x। इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने पहला केस सॉल्व कर दिया। कहां से कहां तक का? 2 डिजिट नंबर से लेकर रिवर्स नंबर तक का। ये पहली जो लाइन है ना, ये उसको सॉल्व किया है। अब आते हैं अपन किस पे? अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस चालू हो रहा है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर बीइंग 1। डिफरेंस इज 1। अब यार डिफरेंस इज 1, तो यार ये तो पॉसिबिलिटीज है। इन्होंने डिफरेंस में ये तो बोला ही नहीं कि यूनिट्स का डिजिट बड़ा होगा या टेंस का बड़ा होगा। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक बार लेता हूं x इज ग्रेटर देन y और फिर y इज ग्रेटर देन x। डिफरेंस इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 प्लस y, और यहां पे y माइनस x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस x। ये मेरी इक्वेशन 2, यहां मेरी इक्वेशन 3। ठीक है यहां तक। अब वैसे मैं आपको बताऊं, वैसे यहां पे जो आपकी करेक्ट कंडीशन है वो ये होगी, सेकंड वाली। रीजन, क्योंकि 5y 4x के बराबर है, इसका मतलब x बड़ा है और y छोटा है, तभी ये इक्वल आ सकते हैं। 5 बड़ा है 4 से, यानी कि लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले से बड़ा है, तो अब x बड़ा होना चाहिए y से। ये केस मेरा करेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा। तो अगर अपन 2 की वैल्यू को 1 में डालते हैं, यहां लिखते हैं अपन यूज 2 इन 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस वाई। 5y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4y। y की वैल्यू निकल गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई। अब आप y की वैल्यू को यहां पुट करो, तो सेकेंड इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 5। आपने x किसको लिया है? टेंस के डिजिट को, और यूनिट्स के डिजिट को आपने क्या लिया है? यूनिट्स के डिजिट को आपने लिया है y। ठीक है, यूनिट्स के डिजिट को क्या लिया है अपन ने? y लिया है। तो अपना जो नंबर है उसमें टेंस का डिजिट आगे आएगा, यूनिट्स का डिजिट बाद में आएगा, तो अपना नंबर हो गया 54। टेंस का डिजिट पहले आएगा और यूनिट्स का डिजिट बाद में आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। 3x प्लस 4y रेशो, 3x प्लस 4y रेशो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9/4। ये मुझे दे रखा है, तो मुझे ये नया रेशो निकालना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x प्लस 16y, 4 इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके 9 से मल्टीप्लाई होंगे, 9x प्लस 18y। ठीक है, 12x को अब क्या करें अपन? 9x को इधर ले आते हैं और 16y को उधर भेज देते हैं। 3x किसके बराबर हो गया है? 2y के। इक्वेशन नंबर 1। यह आपने पहला केस यहां तक का सॉल्व कर दिया, रेशो 9:4 का। अब जो फाइंड करना है उस पे आते हैं कि भाई हमको फाइंड क्या करना है। 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस y, इसका रेशो निकालना है।
3x किसके इक्वल है, 2y के, तो मैं 3x की जगह 2y लिख दूंगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 7y अपॉन y से y कट गया तो मेरा रेशो आ गया 7/1, यानी कि 7:1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, या फिर ये हमको ये बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब क्या करें इसके लिए, एक काम करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, ये है पहली इक्वेशन। इसमें 81 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 4, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 4 के। इक्वेशन 1 बन गई। अब मैं आता हूं किस पे, मेरी सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन है 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, 81 को मैं लिख दूंगा 3 की पावर 4, x माइनस वाई 3, ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर्स को कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, 3 यानी कि 3 की पावर 1, इनको कंपेयर कर लो तो 4 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इससे x माइनस वाई किसके इक्वल आया, 1/4 के। ये मेरा सेकेंड केस सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब इन दोनों में अपन एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, 4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा मेरा कितना, 17/4, यानी कि 4 1/4। ये 2x की वैल्यू है, क्या हो जाएगा ये 4 1/4, ये मेरी किसकी वैल्यू है, 2x की। ठीक है, 17/4, मतलब इसको एक काम करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, एक बार इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब इसमें 2 को नीचे ले जाते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं, तो अगर मैं 2 को नीचे ले गया तो उससे क्या होगा, उससे मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 17/8। ठीक है, अब 17/8, 8 2 जा 16 होता है, तो सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं, तो x की वैल्यू है 2 1/8। इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या आएगा, 17/8 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू हो गई 4 माइनस 17/8, 4 8 जा 32, 32 में से 17 को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगी, 1/7/8। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये x की वैल्यू वैसे तो यहीं से ही मैच हो गया, लेकिन फिर भी अपन ने y की वैल्यू भी फाइंड करी है। ठीक है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट 6th, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू b। इक्वेशंस क्या है हमारी, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस, ये बताना है कि इक्वेशंस कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो भाई ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, x इक्वल टू a कहां आएगा, x इक्वल टू a आएगा ये लाइन, ये लाइन है हमारी x इक्वल्स टू a की, और y इक्वल्स टू b की लाइन ये आएगी। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब भी होता है तो वो लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के, और जब भी y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है तो लाइन पैरेलल होती है किसके, x एक्सिस के। तो ये दोनों लाइंस पहली बात तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यहां कोई ऑप्शन है नहीं, ये साथ में इंटरसेक्ट कर रही है इस a पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, x है a और y है b। सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट a, b। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर की एज सन की एज का 6 गुना है। ऑब्वियसली फादर की एज ही 6 गुना होगी, सन का उल्टा तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं सन की एज को x मानता हूं और फादर की एज को y, तो रिलेशन ये हो गया, सन की एज का 6 गुना करोगे, 6 टाइम्स करोगे तो फादर की एज आएगी। ये प्रेजेंट एज है इनकी। 4 years
4 years hence, 4 years hence का क्या मतलब होता है? आफ्टर 4 years, hence का मतलब होता है आफ्टर, 4 साल के बाद। सन की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 4, ठीक है। और फादर की एज क्या हो जाएगी भाई 4 साल बाद? y प्लस 4। कॉमन बात है, अगर आज कोई बच्चा 10 साल का है तो 4 साल बाद 14 का होगा। आज अगर आप 15 के हो तो 4 साल बाद 19 के हो जाओगे, है ना। तो अब आफ्टर 4 years क्या हो रहा है? एज ऑफ फादर विल बी, एज ऑफ फादर विल बी से भी आप समझ सकते हो, देखो कि हेंस का मतलब फ्यूचर होता है। विल बी 4 times हिज सन्स एज। अब जो फादर की एज है वो सन की एज का 4 times है, ठीक है। तो y की वैल्यू 6x को मैं यहां पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 4x प्लस 16, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 6। इस x की वैल्यू को मैं यहां पुट करूंगा तो y की वैल्यू 6 इंटू 6, y की वैल्यू आ जाएगी 36। क्या पूछा है अपने से? फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। तो सन एंड फादर, सन की x, फादर की 36। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशंस है दो, दे रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का रूल क्या होता है? a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। c1 by c2 की तो बात ही नहीं करते अपन इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब लाइंस कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो पहला कोएफिशिएंट है वो है a1 विच इज k अपॉन a2, इसका x का कोएफिशिएंट है 3, b1 है मेरा -2 और b2 है मेरा 1, तो इससे k की वैल्यू क्या आ गई? नॉट इक्वल टू 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये करेक्ट है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जिन लाइंस में क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब x और y की एक एक वैल्यू ही ये निकालेंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है? am इज इक्वल टू bl, ये मुझे गिवन है। देन द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस इज, कौन सी कैटेगरी है ये बताओ? am इज इक्वल टू bl। यार मैं इससे एक काम करूं, l को नीचे ले आऊं और उधर m को नीचे ले जाता हूं, l और m को बदल देता हूं, तो a अपॉन l इज इक्वल्स टू b अपॉन m हो जाएगा, यही हो जाएगा। मैंने l को a का डिनोमिनेटर बना दिया और m को b का डिनोमिनेटर बना दिया, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशंस गिवन है, आपको जो इक्वेशंस गिवन है वो क्या है? ax प्लस by इज इक्वल टू c, lx प्लस my इज इक्वल टू n। यहां पे a1 है a, b1 है b, c1 है c, और यहां पे a2 है l, b2 है हमारा m और c2 है हमारा n, यही है। अब अपन बात करते हैं a1 अपॉन a2 की। a1 अपॉन a2 हुआ a अपॉन l, b1 अपॉन b2 क्या हुआ? c अपॉन m, और यहां पे c1 अपॉन c2 कितना हुआ? c1 अपॉन c2, ये हुआ हमारा c अपॉन n, ठीक है। क्लियर? b1 सॉरी यहाँ क्या है? b1 किसके इक्वल है? b के। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। अब देखो यहां से आपको मुझे क्या इस चीज से मुझे ये समझ में आया कि a1 by a2, b1 by b2 ये दोनों बराबर है। ये a1 by a2 के इक्वल है ये वाली चीज, और ये वाली चीज b1 by b2 के इक्वल है। a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, लेकिन c1 by c2 के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हो सकता है ये बराबर हो या हो सकता है ना हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी। इट एम्प्लाइज या तो a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 सब बराबर होंगे, दो तो ऑलरेडी बराबर है, तो या तो तीनों बराबर होंगे, या फिर a1 by a2, ठीक है, a1 by a2, b1 by b2 तो बराबर हैं, ये बात तो पता है, c1 by c2 बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो लाइंस क्या हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो लाइंस हो गई हमारी क्या? कोइंसिडेंट।
और अगर ऐसा हुआ तो हमारी लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। यहां कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें पैरेलल एंड कोइंसिडेंट एक साथ हो, तो मैं यहां लिख दूंगा कि भाई करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा, डी। मुझे गारंटी से नहीं पता कि क्या आंसर पॉसिबल होगा, हो सकता है लाइंस कोइंसिडेंट हो सकता है पैरेलल हो, क्योंकि A1 बाय A2 B1 बाय B2 कोइंसिडेंट में भी इक्वल होते हैं और ये पैरेलल में भी इक्वल होते हैं। और मुझे सिर्फ अभी तक गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इतना ही पढ़ा है, इतना ही पता पड़ा है। C1 बाय C2 के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट, A अपॉन D इज नॉट इक्वल टू B अपॉन C, सॉरी A इंटू D इज नॉट इक्वल टू B इंटू C, ठीक है। तो अपन इससे एक काम करें, C को A का डिनोमिनेटर बना देते हैं और B के नीचे D को लिख देते हैं। ये मैंने एक कंडीशन क्रिएट कर ली भाई, एक कंडीशन क्रिएट, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशंस है वो पहली इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू p। दूसरी इक्वेशन क्या है, cx प्लस डी वाई इज इक्वल टू q। यहां पे a1 b1 और c1 क्या होंगे, a b और p। यहां पे a2 b2 और c2 क्या होंगे, c d और q, यही होंगे। अब आप चेक करो, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a अपॉन c, ठीक है। b1 अपॉन b2 क्या आएगा, b1 अपॉन b2 आएगा मेरा b अपॉन d। और c1 अपॉन c2 क्या आएगा, ये आएगा p अपॉन q। क्लियर। a बाय c इज नॉट इक्वल टू b बाय d, ये मैंने क्वेश्चन की गिवन कंडीशन से ऑलरेडी निकाल लिया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। उसके अकॉर्डिंग यही तो समझ आ रहा है, क्योंकि ये a1 बाय a2 है और ये b1 बाय b2 है। इसका मतलब ये लाइंस क्या हुई, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। कौन सी लाइंस हुई, इंटरसेक्टिंग, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखेंगे अपन यहां पे, यूनिक सोल्यूशन। द लाइंस आर हैविंग यूनिक सोल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट 11th, ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है और फिर इन दो चीजों की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो भाई पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इनको ऐड कर देते हैं, 6x इज इक्वल टू कितना आएगा, 42। तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू क्या आ गई, 7। इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। x है मेरा 7, y है मेरा 9। लेकिन मुझे x और y नहीं निकालने, मुझे तो इनको फाइंड करना है। तो अब मैं आता हूं किस पे, 5y माइनस 2x पे। तो 5 इंटू वाई माइनस 2 इंटू एक्स, 45 माइनस 14, तो ये वैल्यू आ गई 31। ये जो मेरी पहली वैल्यू जो मुझे फाइंड करना है वो 31 है। अब देखो यहाँ पे 31 सिर्फ किधर लिखा है, बी में, और नन ऑफ दीज कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि दूसरी लाइन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी लाइन को सॉल्व तो मैं जब करता जब नन ऑफ दीज भी कोई ऑप्शन होता। 31 मेरा 31 से मैच कर गया, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं यहीं पे बी को टिक कर दूंगा। या फिर कंफ्यूजन कब होता, जब दो ऑप्शंस में पहली वैल्यू 31 होती, ये 37 की जगह मान लो ये वैल्यू भी 31 होती, तो मैं कंफ्यूज हो जाता, फिर मुझको सेकेंड केस भी सॉल्व करना ही पड़ता। लेकिन अभी 31 एक ही जगह था, इसलिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट, फाइंड x एंड y फॉर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। इनको सॉल्व करो और x और y निकालो। इसमें देखो x का जो अभी कोएफिशिएंट है वो y का बन गया और y का कोएफिशिएंट अब x का बन गया, इंटरचेंज हो रहे हैं कोएफिशिएंट्स। पहली इक्वेशन है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो उसकी क्या ट्रिक सिखाई हुई है, उसकी बहुत इजी ट्रिक बता रखी मैंने आपको। पहले इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1000, 200 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5, इक्वेशन नंबर 3। और अब क्या करो, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 101 में से 99 गया 2x, इधर आ जाएगा माइनस का 2y। 501 में से 499 गया 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1। ये इक्वेशन नंबर 6, नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4। अब मैं इनको क्या कर देता हूं, ऐड, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूं तो y कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई क्या 3, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 अगर मैंने पुट कर दिया किधर, थर्ड इक्वेशन में, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 3 उधर जाके 5 से माइनस हो जाएगा। तो आंसर हो गया मेरा 3 एंड 2। ये मेरी x और y की वैल्यू है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फिर से दो इक्वेशंस हैं, अपने को क्या करना है, x और y निकालने हैं। 21 अपॉन एक्स प्लस 47 अपॉन वाई, 47 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 110, पहली इक्वेशन है। फिर है 47 अपॉन एक्स प्लस 21 अपॉन वाई इज इक्वल टू 162, ये दूसरी इक्वेशन है। अजम्पशन करेंगे यहां तो 1 अपॉन एक्स को लेते हैं अपन a और 1 अपॉन वाई को लेते हैं b, ठीक है। अब क्या करें, यहां लिखेंगे 21a प्लस 47b इज इक्वल टू 110, 47a प्लस 21b इज इक्वल टू 162। कर दो इनको। अब क्या करें, देखो फिर से कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं यार, फिर से इंटरचेंज हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 और 2 को ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या होगा, इनको ऐड करेंगे, ये आएगा 68a प्लस 68b इज इक्वल टू, इन्हें ऐड करोगे तो क्या आएगा 272। 68 से सबको डिवाइड कर दो, 68 इंटू 4 करते हैं ना तो 272 आता है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस 1 करते हैं। 47 में से 21 गया तो कितना आएगा 26a, ठीक है। 21b में से 47 गया तो माइनस का 26b। 162 में से 110 गया तो क्या बचेगा 52, तो 26 से डिवाइड कर दो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है यहां तक। अब क्या करें, अब वैल्यू कैसे निकालें भाई, अब इन दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। 3 प्लस 4 ट्वाइस ऑफ ए, ऐड करेंगे तो प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, कॉमन बात है यार। 2a प्लस ए 2a और ये हो जाएगा 6, इससे a की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 है और उसको मैंने पुट कर दिया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 मेरे b की वैल्यू आ जाएगी 1, क्लियर। अब आप a का उल्टा करोगे तो x आ जाएगा, x 1 बाय a, जैसे a 1 बाय x तो x 1 बाय a तो 1 बाय 3, और y हो जाएगा 1 बाय b, b की वैल्यू 1 डालो तो ये हो गया 1, 1 बाय 3 और 1। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, हाफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी मैं लेंथ को x मानता हूं, ब्रेड्थ को y मानता हूं। इसके पेरीमीटर का हाफ कर दो, तो सबसे पहली बात पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसका हाफ कर दो। पेरीमीटर का हाफ कर दिया विच इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36। ये बातें आपस में लिंक कर रही है। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज
36। बीच में कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अलग ही एक पॉइंट डाल दिया, उसको बाद में देखेंगे। हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है। क्लियर? इसमें फूल उगाओ आप लोग। ये पेरीमीटर जो है इसका क्या है, हाफ पेरीमीटर है 36। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। लेंथ विड्थ से कितनी बड़ी है, 4 मीटर बड़ी है। लेंथ को मैंने लिया है x y से कितना बड़ा है, 4 मीटर बड़ा है। इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्या करेंगे इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। 2x इज इक्वल्स टू 40, x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब x 20, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, यहां तो 2 ऑप्शन सेम आ गए, रिपीट हो रहे हैं ऑप्शन, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है ये। अब इसमें वैसे बताऊं मैं आपको, अगर ऑप्शन इन केस ये ऐसा ना होके डी ऑप्शन होता 16,20, तो फिर कंफ्यूजन होता कि किसको टिक करें, क्योंकि 20 2 जगह है। तो अब आपका जो पहला वेरिएबल आपने अज्यूम करा वो x है ना, पहला वेरिएबल, और उसकी वैल्यू 20 है, तो पहला डिजिट क्या है यहाँ, पहला डिजिट 20 वहां है। तो फिर आप करेक्ट ऑप्शन कौन सा टिक करते हैं, ए ऑप्शन, इसको करेक्ट टिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 40 ईयर्स। फादर की एज को x लेते हैं, सन की एज को y लेते हैं। एज का जो टोटल है वो कितना है, वो है 40 ईयर्स। इक्वेशन नंबर 1, सम का मतलब ऐड करना। इफ फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, फादर की एज सन की एज का ट्रिपल है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आगे आप खुद ही पॉज करके ट्राई कर लो। यूज इक्वेशन 2 in 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो ये हो जाएगा 3y प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 40। 4y इज इक्वल टू 40, y की वैल्यू आ गई 10। आपसे क्या पूछा है, फादर्स एज, y तो सन की एज है, तो यहां पुट कर दो इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 into 10 दैट इज 30। तो फादर की करेक्ट एज क्या है 30 ईयर्स, फादर 30 ईयर्स का है। नेक्स्ट 2 men, ठीक है, 2 men 7 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ये पहला केस क्वेश्चन का खत्म हुआ है। नेक्स्ट केस 4 men 4 boys इन 3 days। 2 अलग अलग केसेस हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर 1 boy 1 man। एक बॉय को और एक मैन को कितना टाइम लगेगा ये बताओ। ठीक है, डबल ऑप्शन आ गए, दोनों के करेक्ट ऑप्शन मुझे निकालने हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई जो एक मैन है उसको लग रहे हैं कितने दिन, x डेज। क्लियर? और एक बॉय को कितने दिन लग रहे हैं, y डेज। तो वर्क डन इन 1 डे। ठीक है, वर्क डन इन 1 डे बाय 1 मैन कितना हो जाएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ डेज का रेसिप्रोकल। एंड वर्क डन इन 1 डे बाय 1 बॉय कितना हो जाएगा, टोटल डेज का रेसिप्रोकल। एक आदमी एक दिन में 1/x काम कर रहा है और एक बच्चा एक दिन में 1/y काम कर रहा है। अब जो आपका पहला केस है, पहला केस, उसमें कितने मैन हैं, 2 मैन। एक आदमी का डबल कर दो आप, तो 2 मैन का वर्क आ जाएगा। बॉयज है 7, तो 7 टाइम्स कर दो। ठीक है, और कितने दिन लग रहे हैं भाई, 4 डेज लग रहे हैं। लेकिन यहां तो टोटल डेज का भी रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि अपन ने यहां पे 1 डे के केस को डिस्कस करा है। 4 डेज इज द टोटल टाइम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। ये पहला केस है। अब आते हैं किस पे, सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या होगा, 4 तो मैन है, इतना काम करेंगे, 4 बॉयज हैं, इतना काम करेंगे, और 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/3 वर्क होगा। अब क्या करें, अब यहां पे अपन अजम्पशन करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल टू b। ये हमारा अजम्पशन है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a
प्लस 7b इज इक्वल टू 1/4। और ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 1/3। इस इक्वेशन को एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। माइनस का 4a माइनस का 14b माइनस का 1/2, ठीक है। और अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इनको अपन ऐड कर देंगे, तो ऐड करने से क्या होगा, माइनस का 4a प्लस का 4a कट जाएंगे, माइनस का 14b और प्लस का 4b माइनस का 10b, माइनस का 1/2 प्लस का 1/3, माइनस 10b इज इक्वल टू -3 प्लस 2/6, माइनस 10b इज इक्वल टू माइनस का 1/6, ठीक है। इट इज इक्वल टू -1/6। माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई 1/60। b की वैल्यू क्या आ गई, 1/60। ये b की वैल्यू है, ठीक है। यहां तक अब इस b की वैल्यू का क्या करें, इस b की वैल्यू को अपन किसी में भी अप्लाई कर देते हैं, इसमें अप्लाई कर देते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4/60 इज इक्वल टू 1/3। ये 4/60 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी, दो पार्टीज में इलेक्शन हुआ। ए ऑब्टेन्ड वोट्स इक्वल टू twice the number of persons on the electoral roll who did not cast their vote, did not cast their vote। इसका मतलब 100 people are in the village, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 40 ने वोट नहीं दिया, 60 ने जाके वोट दिया है, ठीक है। क्लियर यहां तक, या 60 नहीं लेंगे, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे मानते हैं 20 ने वोट नहीं दिया और 80 ने वोट दिया है, क्लियर। ए को जो वोट मिले वो थे 40 और बी को सेम 40 मान लेते हैं। अभी अपने को ए से मतलब है, तो ए के नंबर ऑफ वोट्स किसका डबल है, 20 का, यानी कि उन लोगों का डबल है जिन्होंने वोट जाके दिया ही नहीं। 20 लोग विलेज में ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो वो 20 का डबल कर दो आप, तो वो किसके इक्वल आएगा, अपने 40 के, यानी कि उन लोगों के, यानी कि ए के नंबर ऑफ वोट्स के बराबर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ए इज ट्वाइस द पीपल हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया ए के पास उतने वोट आए हैं। तो मैं मान लेता हूं यहां पे क्या चीज, कि नंबर ऑफ वोट्स जो ए को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ वोट्स जो ए को मिल रहे हैं वो है x। लेट नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ए है x, देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिडंट वोट, या उल्टा अज्यूम करते हैं, यहां पे x की जगह ले लेते हैं 2x, x की जगह क्या लेते हैं 2x। a को 2x वोट मिले, नंबर ऑफ पर्सन्स हु डिडंट वोट है x, तो x का डबल हो गया 2x। a को जो वोट मिले वो डबल है, किसका डबल है, उन लोगों का जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है यहां तक। एंड दिस लैटर नंबर was equal to twice his majority over B, and this latter number was equal to twice his majority over B. Let number of votes received by B को हम क्या लेते हैं Y, तो मेजॉरिटी क्या हुई, मेजॉरिटी ऑफ A ओवर B कितनी हो गई, मेजॉरिटी ऑफ A ओवर B ये हो गई, मेजॉरिटी ऑफ ए ओवर बी इसकी इक्वल हो गई। ए के पास बी से कितने ज्यादा वोट हैं, ठीक है। मेजॉरिटी का मतलब ए के पास कितने ज्यादा वोट हैं बी से।
अब देखो ए की बी पे मेजोरिटी पता पड़ गई मुझे, बी के नंबर ऑफ वोट्स पता पड़ गए, ए को कितने वोट मिले ये भी पता पड़ गए। क्वेश्चन में आगे क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन में आगे ये बोला गया एंड दिस लैटर नंबर का मतलब ए को कितने वोट मिले, ए के नंबर ऑफ वोट्स, इसका मतलब है लैटर नंबर। ए के नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू ट्वाइस हिज मेजोरिटी ओवर बी। ए के नंबर ऑफ वोट्स इज इक्वल टू ट्वाइस हिज मेजोरिटी ओवर बी। तो ये हो गया मेरा 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। 2x इज इक्वल टू 2y। तो x किसके बराबर हो गया, y के। x किसके बराबर हो गया, y के। अब क्वेश्चन क्या है, इफ देयर वर 18,000 पर्सन्स ऑन द इलेक्टोरल रोल, यानी कि ये वो पर्सन्स है जिन्होंने वोट दिया। इलेक्टोरल रोल का मतलब जिन्होंने वोट दिया। तो a को कितने वोट मिले 2x, b को कितने वोट मिले y इज इक्वल टू 18,000। x और y इक्वल है तो मैं यहां x की जगह y लिख दूंगा। तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 18,000। 3 को मैं कैंसिल आउट करूंगा तो उससे मेरी y की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 6,000। इसका मतलब b को कितने वोट मिले 6,000। यही तो पूछा था अपने से, है ना, चेक कर लो आप ढंग से। इफ देयर वर 18,000 पर्सन्स ऑन द इलेक्टोरल रोल हाउ मेनी वोट्स फॉर बी, तो ये हो गया 6,000। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 6,000 वोट मिले किसको, बी को। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से 2 बार प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, chemist has one solution which is 50% acid and second which is 25% acid। एक केमिस्ट है, मान लेते हैं उसके पास एक ये पहला कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम है x लीटर्स, उसमें 50% एसिड है, तो बचा हुआ क्या होगा, वाटर। ठीक है, एसिड में पानी मिलाया जाता है। इसी केमिस्ट के पास एक और कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में भी क्या है, उस कंटेनर में भी एसिड है। कितनी क्वांटिटी है, y लीटर। कितनी परसेंट एसिड है उसमें, 25% उसमें एसिड है। अब आगे क्या बोला गया है देखो ढंग से, इसने इन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करा, मिक्स करा। दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करा और एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया। ये इनका रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी है 10 लीटर्स और उसमें एसिड का जो परसेंटेज है वो है 40%। x लीटर्स और y लीटर्स मिलके 10 लीटर्स बना रहे हैं। ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। x लीटर्स इसका, y लीटर्स इसका मिक्स कर दिया एक नए कंटेनर में, टोटल वॉल्यूम हो गई 10 लीटर्स। अब बात करते हैं एसिड की। पहले वाले कंटेनर में एसिड कितना है, 50%, तो यहां लिखेंगे 50% ऑफ x। दूसरे कंटेनर में एसिड कितना है, 25%, तो 25% ऑफ y इक्वल्स टू में यहां लिखेंगे रिजल्टेंट एसिड विच इज 40% ऑफ 10। 50% ऑफ वॉल्यूम, 25% ऑफ वॉल्यूम एंड 40% ऑफ वॉल्यूम। इसको सॉल्व करके मेरी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। 50% का मतलब होता है 50/100x। 25% का मतलब होता है 25/100y। परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड बाय 100 कर देना, और ये हो जाएगा हमारा 40 और अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या करें, 100 का एलसीएम लेके 100 को तो गायब कर देते हैं। बचा क्या मेरा, 50x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 400। अब क्या करें, सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 10x प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 8 जा 40 और ये 0, ये तो 5 से और डिवाइड हो सकते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू में मेरा आ जाएगा 16। ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। एसिड की परसेंटेज को सॉल्व करके
मैंने मेरी सेकंड इक्वेशन बना ली। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो जब आप माइनस करोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 10, क्या आएगा भाई, y कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं x को अगर 6 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी कि 6 लीटर्स तो 50% वाली एसिड का है और 4 लीटर्स हमारी 25% वाली एसिड का है। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। 6 लीटर्स 50% एसिड, 4 लीटर्स 25% एसिड, ये तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी है बहुत। ये इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड की परसेंटेज वाली इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 19th, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। स्टूडेंट्स को रोज में अपन ने खड़ा करना चालू कर दिया। क्लियर। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में अगर 3 बच्चे और बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो एक रो कम हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि पहले इस तरीके से स्टूडेंट्स को हमने रोज में अरेंज करा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज में खड़े हुए हैं। अब हमने ये बोला कि आप एक काम करो कि आप ना 3 स्टूडेंट्स को यहां से हटा के, इन 3 को यहां से हटा के इस वाली रो में डाल दो, ठीक है, और ऐसे ही 3 स्टूडेंट्स को और आगे डाल दो, इनको ट्रांसफर कर दो। ये 3 सेकंड, ये फर्स्ट रो में, ये सेकंड रो में, और ये 3 थर्ड रो में। तो जो मेरा अगला अरेंजमेंट है उसमें ये 3 यहां चले जाएंगे, ये यहां चले गए, ये वाले 3 यहां चले जाएंगे, और ये 3 स्टूडेंट यहां चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी ये लास्ट वाली ये रो है ये पूरी ही गायब हो जाएगी। इस तरीके का मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर। ये फर्स्ट रो में आ गए 3 स्टूडेंट, ये नेक्स्ट रो में आ गए, ये नेक्स्ट रो में आ गए, तो जो मेरी फोर्थ वाली रो थी वो पूरी ही गायब हो गई। क्लियर। ये क्वेश्चन की पहली बात बोली गई है, क्वेश्चन में ये पहली बात बोली गई है। तो अब देखो अपन यहां अज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज बी x and number of students in one row be y। नंबर ऑफ रोज कितनी है x, और एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं y। सो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए x इंटू वाई, टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए x इंटू वाई, ये हमारा अजम्पशन है। अब आते हैं पहले केस पे। पहला केस क्या है, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो। पहले आपके रो में x बच्चे थे, नहीं, एक रो में y बच्चे थे, आपने हर रो में 3 स्टूडेंट्स को बढ़ा दिया, यानी कि अब हो गए y प्लस 3। ऐसा करने से क्या हुआ, 1 रो लेस, एक रो आपकी कम हो गई। मतलब आपने उन्हीं बच्चों में एक नया अरेंजमेंट कर दिया, ना तो बच्चों को कम किया ना और बच्चे इंक्लूड करे, टोटल स्ट्रेंथ उतनी ही है, बस आपने शफलिंग कर दी उनकी, उनका नया अरेंजमेंट कर दिया। इट इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स उतने के उतने ही रहेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक है यहां तक। अब क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, इस y को उधर भेज देते हैं, तो माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आते हैं किस पे, अपन अपने सेकंड केस पे। 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो। पहले एक रो में y बच्चे थे, अब आप 3 स्टूडेंट्स को कम कर दो। ऐसा करने से 2 रोज ज्यादा हो जाएगी। पहले रोज थी x, अब 2 रोज को हम और बढ़ा देंगे। टोटल बच्चे तो अभी भी उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, एक्स वाई। करें मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस 2y माइनस का 3x माइनस 6
इज इक्वल टू एक्स वाई, ये कट गया। टोटल बच्चे चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि अपन सिर्फ शफलिंग की बात कर रहे हैं, है ना, नए एडमिशंस नहीं ले रहे हैं। क्लियर? तो इक्वेशन हुई 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 6। अब हम बोलते हैं इक्वेशन 1 की जो ये वैल्यू है y की, उसको अप्लाई कर दो। 2 इंटू 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 6। 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू क्या आ गई भाई? 4। अब क्या करें? अब अपन यहां लिखते हैं यूज x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 4 माइनस 3। 12 माइनस 3, y की वैल्यू हो गई 9। अब आते हैं कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में पूछे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट्स के लिए आपको x और y का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो x और y का प्रोडक्ट कर देंगे तो टोटल बच्चे हो जाएंगे हमारे 36। ये फाइनल आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। टोटल 36 बच्चे हैं। ठीक है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, इफ P एंड Q, फाइंड P एंड Q इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लाइंस कोइंसिडेंट है। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन में देखो इन्होंने एक बड़ी ही सिली मिस्टेक करने वाली बात कर दी। अपन इसमें अगर फोकस नहीं करेंगे तो पक्का गलती होगी अपने से। यहां कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट में है, यहां कांस्टेंट देखो राइट में है। तो आप इस कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दो, नहीं तो आपसे पक्का इसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो अपनी पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इससे आप a1, b1 और c1 की वैल्यूज लिख दो, 2, 3 और 7। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? p प्लस क्यू प्लस 1x, फिर है p प्लस 2q प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है। तो इससे मैं a2, b2 और c2 की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, किसकी वैल्यू? a2, b2 और c2 की। तो वहीं से देख के लिख देते हैं ना। तो a2 की वैल्यू क्या होगी? a2 की वैल्यू होगी p प्लस क्यू प्लस 1। b2 की वैल्यू क्या होगी? p प्लस 2q प्लस 2। और C2 की वैल्यू क्या होगी? 4p प्लस 4q प्लस 1। क्या किया अपन ने? 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को अंदर क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोइंसिडेंट लाइंस है। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन p प्लस क्यू प्लस 1, b1 अपॉन b2 यानी कि 3 अपॉन p प्लस 2q प्लस 2, और c1 अपॉन c2 यानी कि 7 अपॉन 4p प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें? मुझे तो p और q की वैल्यूज निकालनी है। दो तरीके हैं करने के। हिट एंड ट्रायल का आप मेथड लगाना चालू कर दो, Q की वैल्यू P की वैल्यू लेके पुट करना चालू कर दो। उससे हो सकता है कि भाई आपका आंसर जो है थोड़ा टाइम ले ले। या फिर आपका दूसरा तरीका है, अब आप यहां से केस 1 को स्टार्ट कर दो। केस 1 क्या होगा? पहले दो चीजों को देखो बस और इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2p, ये चीज इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2p 4q 4, ये सब इधर जाके 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ये सब इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होंगे, 3p 3q और 3। ठीक है, अब क्या करें अपन यहां से आगे कैसे सॉल्व करें? इस 2p को इधर ले जाते हैं और इन दोनों को यहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2p उधर जाके 3p से माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ p। 3q 4q से माइनस होगा, बचेगा q। 3 इधर आके 4 से माइनस होगा, बचेगा 1। क्लियर? ये मेरा केस 1 है।
अब मैं सॉल्व करूंगा क्या, मेरा केस 2 सॉल्व करेंगे। तो केस 2 क्या है, केस 2 में मैं इन दोनों को देखता हूं, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा भाई 12p प्लस 12q प्लस 3। ये तीनों वैल्यूज इधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये तीनों इधर आके 7 से मल्टीप्लाई होगी, 7p प्लस 14q प्लस 14। अब क्या करें, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, 7p को इधर ले आते हैं और इन दोनों को इधर भेज देते हैं, 12 माइनस 7 ये आएगा 5p, ठीक है, और इनको उधर भेज दो, तो 12 उधर जाके 14 से माइनस होगा, बचेगा 2q, 3 उधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 11। क्या बचेगा भाई, 11 प्लस का 11। क्लियर। अब यहां लिख दो यूज इक्वेशन नंबर 1, यानी कि p की वैल्यू को अप्लाई कर दो, तो 5 इंटू q प्लस 1, 5q प्लस 5, p की जगह आप q प्लस 1 लिखोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2q प्लस 11, इसको इधर लिया और 5 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 3q इज इक्वल टू 6। q की वैल्यू आ गई अपनी 2, q की वैल्यू क्या आ गई 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में q को 2 पुट करो, तो p आ जाएगा 2 प्लस 1, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो q है 2 और p है 3, q है अपना 2 और p है हमारा 3। क्लियर, आ गया समझ में। यहां कंडीशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज 1 solution, 2 solution, infinitely many solutions और no solution, infinitely many solutions और no solution। तो भाई y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 किसको बोला जाता है, x एक्सेस को बोला जाता है, ठीक है। और y इक्वल्स टू -7, ये लाइन यहां जाएगी बिलो द ओरिजिन, यहां से जाएगी, ये कौन से पॉइंट से, 0, -7 से, और ये किससे जाएगी 0, 0 से। तो ये आपकी लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। बताओ ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो सिंस L1 is parallel to L2 therefore there is no solution। ये लाइंस आपस में कोई भी सोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इसका आंसर है नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1 by A2 B1 by B2 नॉट इक्वल C1 by C2, ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 22, 4900 रुपीज है, 4900 रुपए हैं, were divided among 150 children, each girl gets ₹50 and boy gets 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज बताने अपने को कितने हैं। तो एक काम करते हैं, गर्ल्स को अपन लेते हैं x और बॉयज को अपन ले लेते हैं y। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे हैं 150, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एक गर्ल को कितने रुपए मिले 50 रुपए, तो x गर्ल्स को कितने रुपए मिलेंगे 50x। एक बॉय को कितने रुपए मिले 25, तो y बॉयज को कितने मिलेंगे 25y, ठीक है। और टोटल अमाउंट है कितना 4900। क्लियर। अब इसको अपन क्या करें 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 25 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2x, ये आएगा y, करो इसको डिवाइड, तो ये हो जाएगा मेरा 196। इक्वेशन नंबर हो गई मेरी 2। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 196 माइनस x माइनस y और माइनस का 150। 2x में से x गया बचा x, y से y कट गया, 196 में से 50 गया तो क्या आई x की वैल्यू 46।
इस x की वैल्यू को आप क्या करो, फर्स्ट में पुट कर दो, क्योंकि आपको तो y निकालना था, ठीक है। तो ये आएगा 46 प्लस y इज इक्वल्स टू में 150, ये 46 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 104। तो कितने बॉयज हैं क्लास में, 104 बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट 23rd, ABCDE इज अ पेंटागन। पेंटागन का मतलब क्या होता है, 5 साइडेड फिगर, 5 साइड वाले फिगर को पेंटागन बोलते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, तो पेंटागन 5 साइड। इसमें BECD के पैरेलल है, BCDE के पैरेलल है, ठीक है। ये पहली चीज गिवन है, ये दूसरी चीज गिवन है, परपेंडिकुलर BC परपेंडिकुलर DC ये तीसरी चीज गिवन है, ये साइड्स का मेजरमेंट भी गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है, बहुत सारी चीजें गिवन है। आपको क्या करना है, आपको पेरीमीटर भी गिवन है। क्वेश्चन है x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। पेंटागन ये 5 साइडेड फिगर होता है, ये हमारा पेंटागन बन गया, ठीक है। ये अपना पेंटागन बन गया। अब इसकी नेमिंग करते हैं। एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं A, यहां लिखते हैं B, यहां लिख देते हैं E। तो AB और AE इक्वल हो गए, दोनों की लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर। अब B से E ये लाइन है हमारी 5 सेंटीमीटर। B से C ऑर्डर में चलेंगे, C से D और D से E। तो BC कितना है, x माइनस वाई, DE भी कितना है, x माइनस वाई, और ये लाइन कितनी है, ये लाइन है x प्लस वाई। और साथ में आप चेक कर लो, जो BC है, ठीक है, वो पैरेलल है DE के, BE पैरेलल है CD के, सारे गिवन सेटिस्फाई हो रहे हैं। और BC परपेंडिकुलर है DC के, BC परपेंडिकुलर टू DC, तो एंगल C जो है वो क्या है, 90 डिग्री। तो अब पहली बात, ये जो फिगर है, ये नीचे वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। BC पैरेलल DE, BE पैरेलल DC, देयरफॉर BCDE इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। BE इज इक्वल टू CD, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट लॉजिक पे, पेरीमीटर के लॉजिक पे आते हैं। सारी साइड्स को ऐड करो, 3 प्लस 3 2 बार है, x माइनस वाई भी 2 बार है, और एक बार है x प्लस वाई। चेक कर लो, 5 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5। ये जो लाइन है ये पेंटागन की साइड नहीं है, इसलिए आप इसको पेरीमीटर में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करोगे। इक्वल्स टू पेरीमीटर 21। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई, प्लस x प्लस वाई किसकी इक्वल है, 5 के, उसकी वैल्यू लिख देंगे 21। 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11, 11 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 21 माइनस 11। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। 2 से काट दो तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5, ठीक है। x प्लस वाई की, सॉरी x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस का y है, ये x प्लस वाई नहीं है, ये अपना x माइनस वाई है, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाई आएगा, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई आएगा। 6 प्लस 5 11, 21 माइनस 11 जो कितना होता है 10। 2 और 10 कट जाएंगे तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5। इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड x फाइंड करो, ये बोला गया है। तो दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इससे y मेरा कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो फाइनली मेरी x की वैल्यू क्या निकल गई, 5।
x की वैल्यू क्या है 5। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, आ गया समझ में? तो पॉज करेंगे और इसको एक बार खुद से ढंग से ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस है उन्हें ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, तो आज अपन ने काफी अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। इन सबको आप रिवाइज करो, कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखो। सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे बाकी के चैप्टर्स के एमसीक्यूज अगर अभी तक पेंडिंग है तो उनको भी जरूर देखो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।